तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, फ्री एनर्जी, या इसी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी, सिंबल है जी। ओके, तो देखो बच्चों, फ्री एनर्जी मींस द एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज कन्वर्ट्स इनटू यूजफुल वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आता है कि यूजफुल वर्क क्या है। तो देखो बच्चों, किसी भी प्रोसेस में जो वर्क होता है टोटल, ठीक है, तो ये जो टोटल वर्क होता है ये दो वर्क से मिलके बना है। एक तो यूजफुल वर्क और प्लस डब्ल्यू एक्सपांसन वर्क। तो ये जो वर्क होता है ये तो हम जानते हैं कि पी एक्सपांसन जो होगा ये होता है माइनस पी डेल वी। कि किसी भी प्रोसेस में जो एक्सपांसन वर्क है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज होने से जो वर्क होता है वो है। तो वो एक यूजफुल वर्क नहीं है, समझ गए ना। उस एक्सपांसन वर्क को टोटल वर्क से हटा दें तो जो बाकी कुछ भी वर्क बचता है वो कहलाता है बच्चों यूजफुल वर्क। मीन्स जैसे हमारी टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी जो हमारे चलने में, फिरने में, बोलने में, पढ़ने में, इस तरह से इन वर्क्स में यूज हो रही है, तो ये हमारा एक यूजफुल वर्क है। तो यही जो एनर्जी इस यूजफुल वर्क में यूज हो गई वही क्या है बच्चों, फ्री एनर्जी। नेम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम की वो एनर्जी जो एक वर्क करने के लिए फ्री है, मीन्स एक यूजफुल वर्क करने के लिए फ्री है, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्री एनर्जी। फिर आगे है कि इट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टोटल हीट कंटेंट। मींस टोटल हीट मींस होगा टोटल एनर्जी एच, इंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंड अनअवेलेबल एनर्जी मींस टीएस। मींस किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी है टोटल, उसमें से वो एनर्जी माइनस कर दो जिसका हम यूज नहीं कर सकते, मतलब जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा मीन्स जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो यही जी क्या है, फ्री एनर्जी। समझ गए ना कि किसी सिस्टम में जितनी एनर्जी है उसमें से आप वो एनर्जी माइनस कर दो जिसका आप यूज नहीं कर सकते, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। और ये होती है टी एस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर सिस्टम के जो एंट्रोपी है, मीन्स सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके एग्जिस्टेंस, उनकी डिसऑर्डर, ऑर्डर, इनसे रिलेटेड जो एनर्जी है जिसका हम कभी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एनर्जी है टी एस। तो इस तरह से अगर आप टोटल एनर्जी इंथैल्पी में से टी एस माइनस करोगे तो ये जो एनर्जी बचेगी यही है हमारी क्या, फ्री एनर्जी। इसी एनर्जी के थ्रू हम सारे वर्क करते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एच और टी एस मीन्स एस दोनों से बनी हुई है, तो एच की वैल्यू जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, ना ही एंट्रोपी की बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू एक नॉर्मल टेम्परेचर में मिल सकती। तो ऐसे में फ्री एनर्जी का एब्सोल्यूट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में केवल फ्री एनर्जी चेंज ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रिलेशन होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी को बोला गया है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। समझ गए ना कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। यहाँ तक बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, जो फ्री एनर्जी चेंज है मीन्स डेल्टा जी, इसका यूज सबसे ज़्यादा प्रोसेस की स्पॉन्टिनिटी बताने के लिए किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस अपने आप चलेगा मीन्स स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और कौन सा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो एक रिलेशन है स्पॉन्टिनिटी के लिए, तो ये रिलेशन होता है डेल्टा जी सिस्टम इक्वस टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो यहाँ देखो डेल्टा जी सिस्टम, ये क्या है डेल्टा जी सिस्टम, इसको हम बोलेंगे फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोसेस। ओके, और डेल्टा एस टोटल वही है जिसमें हम लिखते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम।
समझ गए ना? तो ये टोटल एंट्रोपी चेंज है किसका, जब कोई भी प्रोसेस चलता है तो सराउंडिंग और सिस्टम में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ वो है, और डेल्टा जी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितना फ्री एनर्जी चेंज हो रहा है वो है। अब देखो यहाँ पर स्पॉन्टिनिटी में अगर डेल्टा जी निगेटिव आता है, ठीक है, अगर डेल्टा जी हम निगेटिव रखें तो जो हमारा डेल्टा एस टोटल है ये पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर यहाँ पर आप निगेटिव वैल्यू रखोगे तो ऑटोमेटिक है कि डेल्टा एस टोटल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा हर एक कंडीशन, समझ गए ना, कि डेल्टा जी अगर निगेटिव है और डेल्टा एस टोटल जो है पॉजिटिव है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप चलेगा। इसका उल्टा अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा एस निगेटिव आ रहा है तो ऐसा प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, ये ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और इस तरह से डेल्टा जी जीरो हो डेल्टा एस जीरो है तो ये इक्विलिब्रियम बताएगा कि प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन है। बात क्लियर है यहाँ से कि फ्री एनर्जी चेंज से हम प्रोसेस का स्पॉन्टिनिटी बताने का ये कंडीशन है कि डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये तीन कंडीशन अच्छे से याद रखनी है, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, इसका उल्टा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और दोनों जीरो है, डेल्टा जी जीरो है डेल्टा एस जीरो है तो प्रोसेस में इक्विलिब्रियम रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, स्पॉन्टिनिटी ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और स्पॉन्टिनिटी ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये दो अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं और इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझना है। तो जैसे फर्स्ट हम लेते हैं स्पॉन्टिनिटी ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच हमेशा निगेटिव होगा, ये तो हम जानते हैं कि ऐसी प्रोसेस जिसके चलने में हीट रिलीज होती है, लिबरेट होती है, वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ऐसे में जो डेल्टा एच होगा ये हमेशा निगेटिव होता है। अब आया डेल्टा एस, तो ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, समझ गए ना, कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें जो डेल्टा एस है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। एक एक करके समझते हैं। सपोज यहाँ पर हम देखो डेल्टा एच तो निगेटिव ही लेना है, डेल्टा एस पॉजिटिव ले लें, टी हमेशा ही पॉजिटिव होता है क्योंकि ये केल्विन में टेम्परेचर होता है। तो इस रिलेशन में आ जाओ कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिया है ना। अब डेल्टा एच की वैल्यू न्यूमेरिकली जो होती है वो निगेटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव माइनस, और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा एस भी क्या है, डेल्टा एस यहाँ पर हमें लेना है निगेटिव, पॉजिटिव लेना है ना, तो यहाँ पर है ये पॉजिटिव, ठीक है, ये रख दिया हमने डेल्टा एस क्या पॉजिटिव। तो डेल्टा जी निगेटिव है और यहाँ माइनस है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी हमेशा ही निगेटिव आएगा चाहे टेम्परेचर की रेंज कैसी भी, समझ गए ना, कि लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर, यहाँ डेल्टा जी निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। मीन्स टोटल जो न्यूमेरिकल रिजल्ट आएगा डेल्टा जी का वो माइनस साइन से आएगा। अब टी चाहे आप बढ़ा दें चाहे घटा दें, डेल्टा जी हमेशा ही निगेटिव बनेगा। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होगा, मीन्स जहाँ पर डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ऐसा प्रोसेस हर एक टेम्परेचर की कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर एग्जांपल है कंबस्जन, समझ गए ना। अगर आप एक कंबस्जन प्रोसेस में चले जाएं तो कंबस्जन में किसी का भी कंबस्जन होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मान लो ये है CO2 और 2H2O, ठीक है, गैस, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेल्टा एस और डेल्टा जी की कोई भी, ये लिक्विड स्टेट में था या गैसियस स्टेट में था और वो जला तो वो गैसियस स्टेट में तो चला ही गया। और इसके अलावा यहाँ पर डेल्टा एच कैसा रहेगा, निगेटिव। तो यहाँ पर डेल्टा एस चाहे जीरो आ जाए और चाहे डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाए,
दोनों कंडीशन में यहाँ आप देखोगे डेल्टा जी हमेशा निगेटिव रहेगा। तो कंबस्जन प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जिसमें जो फ्यूल होता है वो जलता है और धुआं बन गया, वेपर बन गया इस तरह से, और डिसऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, इसके अलावा हीट रिलीज हो गई तो डिसऑर्डर बढ़ा, मीन्स डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा एच तो निगेटिव रह गई। तो ऐसा कंबस्जन किसी भी टेम्परेचर में एक बार स्टार्ट हो जाए तो लगातार चलता रहेगा। समझ गए ना? तो ये है जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमने ली और डेल्टा एच जो है निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव लेके देखा, तो ऐसा प्रोसेस हर एक कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं कि डेल्टा एच तो निगेटिव ही लेना है, लेकिन अब आप डेल्टा एस निगेटिव ले लें। तब ऐसे में क्या होगा, देखो यहाँ पर पहुंचे तो डेल्टा एच हमने यहाँ रखा निगेटिव माइनस और डेल्टा एस निगेटिव रखा। तो ये निगेटिव और निगेटिव से जो टी डेल्टा एस है, अब यहाँ देखो आप टी डेल्टा एस यहाँ टोटल ये क्या बन गया, पॉजिटिव, और डेल्टा एच तो निगेटिव है। अब अगर हमें दो कंडीशन बनेंगी, देखो अगर लो टेम्परेचर आपने रखा तो लो टेम्परेचर में ये वैल्यू जब लो रहेगी तो जो पॉजिटिव वैल्यू है ये भी लो रहेगी, क्योंकि डेल्टा एस तो ज़्यादा चेंज होगा नहीं। टेम्परेचर चेंज करने से टी डेल्टा एस में जो भी चेंज आएगा वो केवल टी के कारण आ रहा है। तो ऐसे में लो टेम्परेचर में डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये बात समझ गए कि अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट रिलीज हो रही है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, तो ऐसा प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल है जैसे लिक्विफिकेशन। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन जब गैस का होगा तो गैस गैस से लिक्विड स्टेट में आएगी तो डेल्टा एस तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा। दूसरा है लिक्विड, जब गैस जब लिक्विड फॉर्म में आएगी तो डेल्टा एच तो निगेटिव रहेगा ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पर डेल्टा एस निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है और डेल्टा एच। तो लिक्विफिकेशन गैस अगर हमें लेना है, गैस का लिक्विफिकेशन करना है तो लो टेम्परेचर में ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में डेल्टा जी निगेटिव आएगा और इस तरह से प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। समझ गए बच्चों कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उनमें अगर डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो ऐसा प्रोसेस हर एक कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगी। सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है स्पॉन्टेनिटी की, प्रोसेस हर टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होता है। दूसरा आपने देखा कि डेल्टा एस अगर निगेटिव है, डेल्टा एस तो निगेटिव रहेगा ही क्योंकि हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस ले रहे हैं। तो जब आप टेम्परेचर लो रखते हैं तो डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू टी डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा होगी और ऐसे में प्रोसेस में डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा, मीन्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस केवल लो टेम्परेचर में ही किया जा सकता है क्योंकि इसमें लो टेम्परेचर में डेल्टा जी का निगेटिव वैल्यू जो है टी डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम एक हाई टेम्परेचर की बात करें कि अगर इसी प्रोसेस में टेम्परेचर हाई कर दें तो टी डेल्टा एस की जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली पूरी पॉजिटिव वैल्यू इसकी निगेटिव वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने देखा था कि इसकी नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा थी तो ये निगेटिव आ रहा था, लेकिन यहाँ पर टी डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू अगर डेल्टा एस से ज़्यादा हो गई तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नॉन मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, मीन्स प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। बात क्लियर है कि हम गैस का लिक्विफिकेशन हाई टेम्परेचर करें तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे लो टेम्परेचर में कर दें तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है जबकि हाई टेम्परेचर में डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है। और आगे बढ़े, अब देखो ऐसे प्रोसेस जहां पर आपको डेल्टा एच भी निगेटिव दे रखा है, डेल्टा एस भी निगेटिव दे रखा है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, जिस पर प्रोसेस क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस में हमें एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लेना है इस रिलेशन से टी ई क्यू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, जब दोनों निगेटिव है
और एक रूल याद रखना है कि फॉर स्पॉन्टिनिटी, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है उससे कम क्या होना चाहिए, स्पॉन्टिनिटी का टेम्परेचर। मतलब पहले आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालो, जब आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव दे रखे हैं, इससे निकालें। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब जो प्रोसेस का टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, तभी होगा। देखो आप यहीं से देखो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगी ना जब हम टेम्परेचर लो रखें। तो जब हम डेल्टा एच और टी डेल्टा एस, देखो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब उस समय डेल्टा जी जीरो होगा। ठीक है, कि डेल्टा जी जीरो कर दो तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा टी ई क्यू डेल्टा एच। तो ये टेम्परेचर आप पहले निकाल लो इस रिलेशन से, डेल्टा एच और डेल्टा एस की दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव फॉर्म में रख दो, ई क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ दिख रहा है कि अगर प्रोसेस को हमें कहाँ लाना है, स्पॉन्टेनियस लाना है, तो टी की वैल्यू कम होनी चाहिए। मीन्स जो भी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ रहा है उससे कम टेम्परेचर रखेंगे तब प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो वो होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से नीचे, तब जाके प्रोसेस क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। बात क्लियर है अच्छी तरह से? ये फिर आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल में आगे किया है मैंने। फिर आता है स्पॉन्टिनिटी ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब एक एक करके देखते हैं। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ठीक है, यहाँ चले तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब हमें डेल्टा जी की वैल्यू को क्या लाना है बच्चों, निगेटिव। कि अगर हमने हाई टेम्परेचर रख दिया तो टी डेल्टा एस की जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू, इसकी पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी न्यूमेरिकल। ऐसे में डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव, और ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात क्लियर है ना कि अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है और डेल्टा एस तो होगा ही होगा पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ऐसे प्रोसेस में अगर डेल्टा जी को निगेटिव लाना है तो आपको हाई टेम्परेचर रखना होगा ताकि टी डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा हो जाए और डेल्टा जी निगेटिव आ जाए, तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आपने लो टेम्परेचर कर दिया तो लो टेम्परेचर में डेल्टा एच की जो पॉजिटिव वैल्यू है, ये वाली, इसकी पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे में डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अगर इसी में हमें इस कंडीशन में, मतलब जब आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव दे दिए गए हों और इस समय पूछ लिया गया है कि बताओ कि वो टेम्परेचर क्या होगा जिसमें आप, ठीक है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं, तो ये रिलेशन देखो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो हम जानते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर निकालना है तो डेल्टा जी जीरो कर दें तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस। तो यहाँ पर जो टी है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है डेल्टा एच और डेल्टा एस। जब आप डेल्टा एच और डेल्टा एस से क्या कैलकुलेट कर लोगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो यहाँ देखो आपको लिखा है कि अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स जो हमें स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि यहाँ पर टी डेल्टा एस का जो रिजल्टेंट है वो डेल्टा एस से ज़्यादा हो जाए और प्रोसेस क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। मिनिमम टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी तो वो होगा टी ई क्यू से नीचे। ओके, और इस तरह से आप स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं। अब आता है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है, तो डेल्टा जी अगर आप निकालोगे कि डेल्टा एच पॉजिटिव रखा माइनस डेल्टा एस निगेटिव रखा, तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव इंटू टेम्परेचर की कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव ही रहे, सॉरी पॉजिटिव ही रहेगा।
और ऐसा प्रोसेस किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। बात क्लियर है कि ऐसे प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस क्या हो बच्चों, नेगेटिव। बात क्लियर है ना? तो इस तरह से ये आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में देखा कि कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये दो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों निगेटिव दे दें तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पहले आप निकालो। प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। और अगर दोनों पॉजिटिव ले लिए तो हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा एस से। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लाने के लिए जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से आपको स्पॉन्टेनिटी बताना। जैसे यही क्वेश्चन है, देखो, फॉर एनी गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू है 35.5 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस है 83.6। ठीक है, तो यहाँ देखो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लिया। डेल्टा एच की वैल्यू आप किलो जूल से जूल में ले लें क्योंकि डेल्टा एस भी जूल में है। ये आ गया 425 केल्विन। फॉर स्पॉन्टिनिटी हम जानते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर दोनों पॉजिटिव है तो टेम्परेचर जो स्पॉन्टेनियस के प्रोसेस के लिए चाहिए वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। और इसीलिए 4 to 5 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि डेल्टा एच है -38.5 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एस है -84 जूल केल्विन मोल इन मोल। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए टेम्परेचर क्या होगा? तो पहले आपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाला और ये आ गया 458 केल्विन। अब यहाँ देखो, आपने देखा डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तब ऐसे में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया 458 केल्विन, है ना। अब मैंने आपको बताया कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। मीन्स इस प्रोसेस को अगर हमें स्पॉन्टेनियस चलाना है तो जो भी टेम्परेचर चाहिए वो 5, सॉरी, ठीक है, ये है कितना टेम्परेचर, 458 केल्विन से कम होना चाहिए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर है डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो द टेम्परेचर एट विच प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस। तो ध्यान रखें, ऐसा प्रोसेस में अगर डेल्टा जी निकालोगे तो हमेशा ही निगेटिव आएगा और ऐसा प्रोसेस हर एक टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस होगा। इसमें आपको कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा लिख दो कि ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल कंडीशन ऑफ इसकी टेम्परेचर और प्रेशर। फिर आता है, ये लिखा हुआ है, फिर है डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है। तो ऐसा प्रोसेस किसी भी, क्योंकि अगर आप डेल्टा जी निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और ऐसा प्रोसेस किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो मैंने चारों कंडीशन बता दी, ठीक है, कि कब स्पॉन्टेनियस है और कब नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं एक रिलेशन लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड मतलब होता है फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, जिसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कि समेशन डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा जी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स यहाँ पर डेल्टा जी एफ जो है ये है फॉर्मेशन फ्री एनर्जीज और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस करना। ध्यान रखें, अगर किसी रिएक्शन में एलिमेंट आ जाता है तो फॉर्मेशन फ्री एनर्जी जो है वो 0 लेना है। अब आ जाते हैं, एक रिलेशन होता है डेल्टा जी आर इक्वल टू डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू सी। यहाँ पर जो डेल्टा जी आर है ये तो हो गया, ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, ओके। और डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड जो है ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है।
और QC जो है ये कहलाता है रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है, जो कि आप जानते हैं प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास लिया जाता है। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी मिलेगा। तो जब हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो QC और KC बराबर हो जाते हैं, उस समय डेल्टा G जो है R, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा बच्चों, 0। तो हमारे पास इक्वेशन में जब हम इसमें डेल्टा GR की वैल्यू 0 रख देंगे तब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा GR स्टैंडर्ड माइनस इक्वल्स टू माइनस RT ln KC। और आगे बढ़े, ln KC इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस साइन यहाँ ला दें तो डेल्टा G स्टैंडर्ड R अपॉन RT, या अगर हमें लॉग हटाना है तो हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा। अगर ई बेस पे लोगे तो ये जानते हो आप कि ln e का पावर x इक्वल टू y है, तो x इक्वल टू e का पावर क्या हो जाएगा बच्चों, y। तो यहाँ पर ई बेस होता है तो आप लॉग हटाओगे तो यही ई बेस यहाँ आ, और अगर आपने 10 बेस ले लिया है तो हम जानते हैं कि ln e का पावर x इक्वल टू 2.303 लॉग, ठीक है, 10। तो मैंने यहाँ पर log 10 कर दिया, e का बेस 10 कर दिया, तो ये वैल्यू तो आगे आएगी। तो इस तरह से KC ये भी रिलेशन होता है। तो एक तो यही ऑब्जेक्ट हो जाते हैं कि KC और डेल्टा GR स्टैंडर्ड में क्या रिलेशन है। और आगे बढ़े कि डेल्टा GR स्टैंडर्ड अभी आपने देखा, अगर हम 10 बेस ले रहे हैं तो ये बनता है ना, तो इस तरह से log KC इक्वल टू माइनस डेल्टा GR स्टैंडर्ड अपॉन 2.303 RT। तो KC इक्वल टू एंटी लॉग लेना है, ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग देखने के रूल्स में पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको एक बार अच्छे से देखें। और आगे बढ़ जाए तो देखो डेल्टा GR स्टैंडर्ड इक्वल टू जो अभी आपने देखा ये था माइनस RT ln KC। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये वाला कौन सा, है ना, ये वाला फॉर्मूला है, हम इसमें इस डेल्टा G स्टैंडर्ड की वैल्यू को पुट अप कर दें ऐसे, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा GR इक्वल टू माइनस RT ln KC प्लस RT ln QC। अगर KC की वैल्यू QC से बड़ी है, ओके, तो ऐसे में डेल्टा GR हमेशा निगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें KC QC से बड़ा हो, ऐसा प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस चलेगा। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि A से B में ये कन्वर्जन चल रहा है और यहाँ पर आपको KC दे रखा है और आपने इसका QC निकाला और KC से वो नीचे आ गया, ठीक है, मीन्स KC बड़ा है और QC, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में और आगे चलेगी और इस तरह से ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर उल्टा कर दिया कि QC बड़ा है KC, तो डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये हम इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि QC KC बराबर है तो इक्विलिब्रियम, KC ग्रेटर देन QC, तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज़्यादा चलेगी, मीन्स और प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा। और QC ग्रेटर देन KC, इसका मतलब है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी तो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा, तभी QC KC से छोटा हो पाएगा, सॉरी KC और QC बराबर हो पाएंगे। तो ऐसे में रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। मत क्लियर है? इससे भी हम स्पॉन्टेनिटी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में बता सकते हैं। और आगे बढ़ जाए, अगर डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस RT ln KC है, अगर KC ग्रेटर देन 1 है, तो सोचो कि log KC की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा G निगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां KC ग्रेटर देन 1 होता है वहां का डेल्टा GR स्टैंडर्ड पॉजिटिव आएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये लेस देन 1 है तो log KC की निगेटिव वैल्यू रखोगे तो log की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा GR स्टैंडर्ड पॉजिटिव आएगा। ऐसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप अच्छे से देखना है।
अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लें, जैसे डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू है -57.05 किलो जूल एट 25 डिग्री, कैलकुलेट केसी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप फॉर्मूले में आए कि माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। लॉग के सी से यहाँ तक चलते जाओ तो लॉग के सी की वैल्यू 10 आ रही है। तो ऑटोमेटिक है कि जब आप लॉग के सी इक्वल टू 10 है तो यहाँ 10 बेस तो ऑलरेडी है, तो के सी इक्वल टू 10 का पावर कितना हो जाएगा 10। इस तरह से आपने के सी की वैल्यू निकाली। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं। अगर के सी की वैल्यू ये दे रखी है तो डेल्टा जी क्या है, तो पहले हमें इस वैल्यू को पुटअप करें और लॉग 2.5 इंटू 10 टू द पावर -29 का लॉग लेंगे। तो देखो यहाँ पे लॉग ए इंटू लॉग बी हो, तो लॉग ए का वैल्यू 2.5, ये हो गया लॉग 2.5 प्लस लॉग बी हो गया 10 टू द पावर -29, आगे आ जाएगा। तो इस तरह से लॉग 2.5 की वैल्यू देख के और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये निगेटिव था, ये निगेटिव था, तो के सी, ठीक है, तो डेल्टा जी आपके पास कैसा आ गया बच्चों, पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह से ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वैसे भी दिख रहा है के सी लेस देन 1 है, तो ऑटोमेटिक है डेल्टा जी तो पॉजिटिव आएगा ही। फिर इम्पॉर्टेंट और रिलेशन, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। यूजफुल वर्क या सेल वर्क कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू एन एफ ई स्टैंडर्ड, जहाँ एन जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन रिडॉक्स सेल रिएक्शन, ठीक है, और एफ तो वही है फैराडे जो कि 96500 कूलॉम लेना है, और ई जो है वो है सेल। इससे आप फ्री एनर्जी चेंज या सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं और इसके क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए। एक रिलेशन होता है डेल्टा जी सिस्टम इक्वल टू यूजफुल वर्क माइनस यूजफुल, मतलब जितना ज़्यादा यूजफुल वर्क होता जाएगा सिस्टम की फ्री एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। हम वर्क करते जाएं तो हमारी एनर्जी कम होती जाएगी। बाकी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज, पहले फ्री एनर्जी चेंज निकालना चाहिए, मैं पहले ही बता दिया। एलिमेंट के लिए फॉर्मेशन इंथैल्पी 0 रखते हैं। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा फ्री एनर्जी से रिलेटेड। इतना ही मैटर अच्छे से आपको पढ़ लेना है, कंप्लीट नीट में इससे कुछ बाहर नहीं जा सकता। ओके, तो स्पॉन्टिनिटी के जरूर अच्छी तरह से करें। ये जो रिलेशंस मैंने बताए हैं आपको, इनमें से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है आप देखोगे असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखना है और आपसे सारी स्पॉन्टिनिटी बन जाएगी प्रोसेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।